Reflection of light. When light rays strike the boundary of two media such as air and glass, a part of light bounces back into the same medium. This is called reflection of light. यानी जब कोई लाइट है किसी बाउंड्री पे स्ट्राइक कराते हैं, मान लो ये लाइट है, बाउंड्री पे स्ट्राइक कराते हैं तो ये क्या करता है, वो सेम मीडियम में बाउंस कर जाता है या उसी मीडियम में चला जाता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट यहाँ से आती है इसका नाम देते हैं इंसिडेंट रे, और एक नॉर्मल खींचते हैं जहाँ पे वो पॉइंट मिलता है, जहाँ पे वो स्ट्राइक पॉइंट होता है। इनके बीच का एंगल आई कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी इन सब फिनोमेना को जब कोई लाइट इंसिडेंट कराएंगे और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, इनके बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। वो सेम प्लेन कहाँ पे है, इसको हम बना दें। यानी अगर ये प्लेन लेते हैं, मान लो ये मिरर है, इस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं और ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और इस पर एक नॉर्मल करेंगे जो दोनों एंगल्स को डिवाइड करता है, सेपरेट इक्वल में डिवाइड करता है। तो ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। यानी ये जो प्लेन होता है ये सेम प्लेन, यानी ये वाला प्लेन हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। अब सेकेंड है, बहुत ही प्यारा सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंज एट द बाउंड्री इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। यानी रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी बाउंड्री, यानी दो बाउंड्री हो गया, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एक का μ1, तो जब किसी बाउंड्री पे लाइट रे जाती है तो जहाँ पे बाउंड्री होता है वहाँ पे उसका पाथ क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है या बेंड हो जाता है या चेंज हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इन सब में क्या होता है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इन सब फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। यानी ये देखो वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, ये एक रेयर मीडियम होता है μ1, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहते हैं, एक डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर मीडियम में आसानी से कोई चल सकता है, रेयर मतलब कि बहुत कम घना हो, यानी डेंसिटी उसकी कम हो, और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो रेयर मीडियम में बहुत आसानी से चल सकते हैं, यानी स्पीड उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डेंसर मीडियम में कम होता है। तो फिर से देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन लाइट चेंज। यानी लाइट के डायरेक्शन का, प्रोपेगेशन का, जो लाइट की जो रे है, अगर ये नहीं मीडियम रहता तो सीधे जाता, इसलिए उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं और ये उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, इंसिडेंट रे इसको कहते हैं, और जो ये इस रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, जो रे होता है किस डायरेक्शन में बेंड होता है, नॉर्मल के साइड। कब बेंड होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यानी μ1 जो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल के साइड बेंड होता है, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। अब ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। यानी ये रेशियो होता है फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी एंड मीडियम में वेलोसिटी की लाइट, इस रेशियो क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी इसमें दो लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। यानी तीनों ये भी क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं।
सेकेंड क्या है, स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं सेकेंड लॉ को ऑफ रिफ्रैक्शन को। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो प्रोडक्ट होगा किसी दूसरे पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके रिफ्रैक्टेड एंगल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर हम उस फार्मूले को चेंज करें तो साइन आई अपन साइन आर इजकल टू हो जाएगा म्यू टू अपन म्यू वन, इसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट। अब म्यू इजकल टू हमने फार्मूले में लिखा था सी बाई भी, तो म्यू वन के लिए क्या लिख सकते हैं, सी बाई भी वन, एंड म्यू टू के लिए क्या लिख सकते हैं, सी बाई भी टू। ये क्योंकि कांस्टेंट है भी वन भी टू, ये वेलोसिटी ही चेंज होगा, तो म्यू टू की साइड हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय भी वन लिखेंगे, म्यू टू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय भी टू, और भी वन को सी बाय भी वन, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो भी वन डिवाइडेड बाय भी टू आ जाएगा। अब वेवलेंथ कैसे आएगा, भी इजकल टू क्या होता है, एन लैम्डा, तो यानी भी वन इजकल टू एन लैम्डा वन, भी टू इजकल टू एन लैम्डा टू, तो एन से एन कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। इस सिचुएशन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के बुक्स में भी है। क्या होता है इंटरफेरेंस, when two or more wave meet at a point in a same medium is called interference of wave light। यानी क्या होता है, जब दो वेव किसी भी दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में किसी पॉइंट पे मिलते हैं, सेम मीडियम में किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इस सिचुएशन में क्या क्या होता है, जैसे कि दो सोर्स हैं, एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, यानी यहाँ से इनका पाथ x2 और यहाँ से यहाँ तक इसका पाथ x1, इस पॉइंट पे मिलेंगे तो क्या होता है, इंटरफेरेंस कहते हैं उसको। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेव मीट एट ए पॉइंट इन सेम मीडियम देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वेव, यानी जो इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी है और जो मीट करते हैं उस टाइम जो इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है इंडिविजुअल इंटेंसिटी से। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव किसी पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो टू टाइप से चेंज होता है, एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक बार मिनिमम हो जाती है। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब मिनिमम होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, when two wave meet in such a way their crest line up together then it is called constructive interference। यानी अगर दो वेव है जिसके डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 हैं, अगर उनके क्रेस्ट जो हैं सेम पोजीशन में, यानी इक्वल फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए वेव, सेम फेज या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। कैसे होता है, अगर सेम में मिलेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये बढ़ जाती है या एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है I=KA²। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी इस पोजीशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, वो हाई हो जाता है इंडिविजुअल इंटेंसिटी के। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट फेज द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज नियरली जीरो और जीरो। यानी जब कोई एम्पलीट्यूड दो वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिलते हैं तो उनका नेट जो एम्पलीट्यूड हो जाता है क्या हो जाता है, लो हो जाता है या जीरो के इक्वल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम लोग सोर्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इक्वल होती है, और फेज़ क्या होते हैं, अपोजिट फेज़ में मिलते हैं, और फेज़ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो या नियरली जीरो होता है। तो यानी यहाँ पे जब अपोजिट फेज में मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है,
वो भी डिक्रीज करते हैं, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अब क्या है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन। अब देखो अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग किसी पोलराइजर से पास कराते हैं तो एक पोलराइज्ड लाइट मिलता है। अभी क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि जो कोई भी लाइन है किसी प्लेन में हर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हर डायरेक्शन में दिख रहा है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उस लाइट को क्या कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। यानी किसी प्लेन में हर डायरेक्शन में अगर वो वेव ऑक्सीलेट करते हैं पार्टिकल्स तो क्या कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर हम किसी पोलराइजर से पास करा दें अनपोलराइज्ड लाइट को तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या हो जाते हैं अलाइन हो जाते हैं, या सिर्फ एक लाइन में वो क्या करते हैं ऑक्सीलेट करते हैं, और सिर्फ एक लाइन में जो ऑक्सीलेट करते हैं उस लाइट को क्या कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये कैसे होता है और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये क्या लिखे हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को जब पोलराइज्ड लाइट करेंगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जो काम ऐसा करने के लिए करता है इसको क्या कहते हैं हम लोग पोलराइजर। पोलराइजर का एग्जांपल है निकोल प्रिज्म एंड टूरमैलिन क्रिस्टल से अगर किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो पोलराइज्ड लाइट मिलता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम शार्प एज ऑफ एन opaque obstacle or aperture and it is spreading in geometrical shadow region is defined as diffraction of light। यानी कोई भी लाइट रे है अगर शार्प एज से क्या करती है वो बेंड करती है। लाइट क्या होती है शार्प एज से अगर बेंड करता है, बेंड का मतलब मुड़ जाता है किसी ऑपिक ऑब्स्टैकल से, यानी कोई अपारदर्शी टुकड़े से या एपर्चर से, एपर्चर मतलब छिद्र से मुड़ जाता है। कहाँ पे मुड़ के जाता है स्प्रेड या फैल जाता है ज्योमेट्रिकल शैडो में, जहाँ पे छाया होता है उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिगर से समझते हैं इसको। यहाँ पे कोई लाइट रे जा रही है, यहाँ पे क्या है ऑब्स्टैकल लगा हुआ है। ये शार्प एज से लाइट यहाँ पे क्या बनना चाहिए, अगर कोई लाइट जा रही है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए ज्योमेट्रिकल शैडो यानी छाया बनना चाहिए, इसका छाया। लेकिन शार्प एज से ये क्या हो जाता है मुड़ जाता है लाइट। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशंस भी होता है और ये क्या हो गया डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टैकल से डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब सेकेंड देखते हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टैकल एपर्चर, यानी एपर्चर मतलब छिद्र से क्या होता है। अब ये लाइट कहाँ स्प्रेड करता है ज्योमेट्रिकल शैडो में, यानी इसका क्या बनना चाहिए यहाँ पे छाया बनना चाहिए, यहाँ पे इल्यूमिनेटेड रीजन आना चाहिए यानी चमकदार। तो यहाँ से जो क्या होता है लाइट बेंड कर जाता है ज्योमेट्रिकल, जहाँ पे छाया बनना चाहिए वहाँ पे। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है साइज ऑफ ऑब्स्टैकल और एपर्चर, ये जो एपर्चर या ये ऑब्स्टैकल है ये यहाँ से यहाँ तक इसके साइज पे डिपेंड करता है। और सेकेंड है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब क्या होना चाहिए जो वेवलेंथ है एपर्चर के इक्वल होना चाहिए, यानी इसका रेशियो 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। और जो वेवलेंथ हो कैसा होना चाहिए 10⁻⁻7 मीटर ऑर्डर का होना चाहिए। कितने ऑर्डर का, ये एग्जाम में पूछ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होना चाहिए 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में करें तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कोई वाइट लाइट है किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या होता है 7 लाइट्स में स्प्लिट हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
ये इस क्रम में स्प्लिट होता है, यानी विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर का होता है? रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम, और वेवलेंथ मिनिमम किसका होता है? वायलेट कलर का। अब क्या होता है नेक्स्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज फिनोमिना बाय विच ए बीम ऑफ लाइट रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन इंटरेक्टिंग विथ मॉलिक्यूल्स और एटम। यानी स्कैटरिंग में क्या होता है, कोई भी एनर्जी या लाइट एनर्जी आती है तो कोई एटम और मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं और हर डायरेक्शन में क्या कर देते हैं? रीडायरेक्ट कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्या होता है कि ये एटम और मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करते हैं और फिर स्प्लिट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो स्काई ब्लू दिखाई देता है वो इसी रीजन से दिखाई देता है। अब देखो क्यों रीजन ब्लू दिखाई देता है? जिसका अब देखो स्कैटरिंग ये वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है, वो भी 4th पावर में, यानी जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगा उसका स्कैटरिंग मिनिमम होगा। तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? रेड का, और स्कैटरिंग इसका क्या हो जाएगा? तब कम हो जाएगा। अब वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इन सब कलर्स का होता है, और यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि स्काई ब्लू होता है। तो इन सब का वेवलेंथ मिनिमम होता है तो स्कैटरिंग क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो इन सब रे से स्काई क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके बुक से रिलेटेड स्टार्ट हो जाएंगे और वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।